हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष क्लासेस। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रोस के चैप्टर नंबर 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट की। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या कहा गया है। तो प्रोस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो कि विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट के जज थे अमेरिका में। उन्हें विदेशों में यात्राएं करने का बहुत शौक था, जिस कारण उन्होंने बहुत से एशियाई देशों की यात्रा की थी। उन्हें विभिन्न धर्मों के लोगों से मिलने की इच्छा होती थी, जिस कारण वो 1950 ईस्वी में भारत आए थे। आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में कई हिंदू चले गए थे जिन पे अत्याचार हो रहे थे। वो हिंदू 1950 तक भारत वापस आए थे, तो उनकी दशा के बारे में इस चैप्टर में इन्होंने डगलस जी ने लिखा है। तो जो भी इन्होंने डगलस ने भारत में देखा, उसको उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया था, जिसके बाद उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इस लेसन में आपको एक 9 साल की लड़की के बारे में भी पता चलेगा, जिसको डगलस ने भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी बता दिया है। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर की शुरुआत है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। आई वॉज गोइंग एट फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत कार से गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिड अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। एक पुराना विदेशी, ब्रिटिश माने विदेशी आर्मी हिल स्टेशन, जो कि 6000 फुट, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय 6000 फुट ऊंचा है, और उसके अपोजिट साइड में 120 मील ऊंचा आर्मी का हिल स्टेशन दिखा उन्हें। द ट्रेन वाज स्लो, जो ट्रेन थी वो धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और वो लगभग सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। जब भी गाड़ी रुकती थी तो मैं अपने कंपार्टमेंट यानी कि डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल्स। जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा पड़ा था। सिख्स, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। सिख माने होता है सिख, मुस्लिम माने मुस्लिम, हिंदू माने हिंदू, सोल्जर माने सिपाही, उसके बाद मर्चेंट माने होता है व्यापारी, और प्रिस्ट माने पुजारी, पोर्टर्स माने होता है कुली, बेगर माने भिखारी, और हॉकर माने फेरी वाले। यानी कि जो प्लेटफॉर्म था वो इन सभी लोगों से भरा पड़ा था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। लगभग सभी नंगे पैर थे, क्योंकि उस समय भारत की सभ्यता ऐसी नहीं थी कि सब अच्छे कपड़ों में रहें। एंड ड्रेस्ड इनटू लूज वाइट कारपेट, और उन्होंने सभी ने बहुत ढीले कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं लगभग 3 लोगों से बात करता था, जिसके बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज पाता था जो अंग्रेजी बोलता है। वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स। हम सांसारिक मामलों के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस दिन विशेष के बारे में जो बड़ी घटनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैंने इस बीच देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास किया कि भारत के लोगों की भावनाएं कैसी हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। मैंने सरकारी व्यवहार और खबरों के बारे में उनका मत जाना, यानी कि उनका सरकारी व्यवहार, जो सरकार का व्यवहार रहता है उसके बारे में उनका मत क्या है। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। अब जो रास्ता था वो भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक में से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। लगभग
समुद्र स्तर से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। एंड द गंगा वाज ब्रोन स्लिट, जो यहाँ पर गंगा थी वो बाढ़ के पानी से उमड़ी पड़ी थी। स्लोवन विथ फ्लड वाटर्स, और उसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबा रखा था। ठीक है। इट ओवरफ्लो इन डक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी कि इस बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ का जो गेहूं था, वो धान था, उसके खेतों को डुबा रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल, और जिसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। इसका मतलब है कि जिनमें मनुष्यों के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली थी, और कहीं कहीं पेड़ों और झाड़ियों के झुरमुट थे, यानी कि इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि मनुष्यों से भी ऊंचे ऊंची घासें थीं, और कहीं कहीं तो इसके एकदम जैसे बहुत सारे घर ऐसे बने दिख रहे थे। द होम ऑफ द टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा, जिसमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, ये सभी स्थान समतल धरती और आसमान को छूती हुई दिखाई देते थे, यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे स्थान थे कि लग रहा था कि ये सब आसमान को छू रहे हैं। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पैकर ट्री, किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाखड़ के पेड़ की कतारें थीं, जिनका आकार मोटे तने हुए वृक्षों के समान था। Shaped like elms and having thick trunks, hot humid air were moving in from the southwest, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम हवा बह रही थी। उसके बाद है monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, कुछ बंदर और कुछ मादा बंदर जिनके बच्चे चिपटे हुए थे उन और पेड़ों पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग, हम जिस गांवों से गुजर रहे थे उनमें जो घर थे वो पानी और गाय के गोबर से बने हुए थे। देयर पीक्ड रूफ्ड वर थैक्ड, उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर दैम वर इन ब्लूम, जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रेच ऑफ येलो ओवर वॉल्स, उस दिन कद्दू की जो बेलें थीं वो उन पर ऐसे फैली हुई थीं जिन पर फल थे, और जिनकी बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थीं। आगे उन्होंने कहा, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत के मेरे कार्यक्रम में रुकावट पैदा हुई। एज सून एज आई अलाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, जैसे ही मैं नीचे उतरा कुछ छोटे बच्चों को समूह ने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो कुछ सरकंडे बेच रहे थे। सरकंडे माने होता है हाथ से बुने, जैसे कि बास्केट आपने देखा होगा, हाथ से बुने जो होते हैं बैग टाइप के, वो बेच रहे थे। हैंड वोवेन रीड बास्केट विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जो हाथ से बने हुए थे और जिनमें साधारण वेशभूषा यानी कि साधारण तरह के बनाए गए थे वो। दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग वर्ड, वो बास्केट बेचते समय बहुत ही तेज आवाज़ में बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्विंसिंग अनमिस्टेकबली देयर डिज़ायर, मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाया लेकिन उनकी इच्छा को मैं समझ गया था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड,
जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ, then hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। तब हजारों सैकड़ों लोगों ने वहाँ से जाने का सोचा। And 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of the religious paganism। धार्मिक भावना को भड़कने के कारण 9 मिलियन होता है 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत आने का फैसला किया। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। वो बहुत ही गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक। वो जैसे यात्रा करते गए वो और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फी बिलोंगिंग। उन्होंने वहाँ से चलते वक्त बहुत ही कम भोजन लिया था और कुछ और सामान भी लिया था। सून दे वर आउट ऑफ फूड। बहुत जल्द वो बिना भोजन के हो गए, यानी कि उनका भोजन बहुत जल्द समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। जैसे ही उन्होंने थोड़े दिन यात्रा शुरू की, दे बिगन टू फॉल बाई वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। वो एक तरह से भूख से कराहने लगे, यानी कि उनके अंदर भूख बहुत बढ़ गई क्योंकि उनका भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। एंड डाइट वेयर दे फेल। और जहाँ वो गिर गए समझिए वहीं उनका निधन हो गया। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूगी। जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बेटे थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already। इनके जो माता पिता थे वो शहरों में कहीं स्टॉल लगाकर सिंपल आर्टिकल यानी कि साधारण वेशभूषा में अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए भटक रहे थे। आगे है दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वो शहरों में कपड़े के बने और घास के बने छप्परों में रहते थे। द पीजेंट अमॉन्ग दीज रिफ्यूगीज हैज़ बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of agriculture family does not on the average exceeded $100 a year। इसका मतलब है ये लोग जितने भी परिश्रम कर लें इनका सालाना वेतन यानी कि एक साल का $100 भी नहीं हो पा। $100 यानी कि 7,000 रुपये एक साल में ये लोग नहीं कमा पाते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही उस समय गरीब थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर यानी कि औसतन जो अप्रशिक्षित लेबर थे, यानी कि इसमें जो अधिकतर लोग थे उनको कुछ भी नहीं आता था। और 30 सेंट्स ए डे, वो लोग एक दिन में 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम कमा पाते थे। देयर इज 1 मील ए डे, जिससे उनका शायद एक ही बार का भोजन हो पाता था। एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, जिसमें इन्हें एक प्याज और उसके अलावा एक थोड़ा सा टुकड़ा आप ब्रेड का यानी कि थोड़ी रोटी और थोड़ा सा ही दूध और थोड़ा सा इनको बकरी का घी मिल पाता था। उसके बाद नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स एंड नो मीट, ना ही इनको मिल पाता था चाय, ना इनको कॉफ़ी मिलती थी, ना इनको कोई मिठाई मिल पाती थी और ना ही इनको कोई मांस मिल पाता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। $100 एक साल का, जो कि $2 सप्ताह का भी नहीं होता है, यानी कि इनको एक सप्ताह में $2 यानी कि 150 रुपये भी नहीं मिलते थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू प्योर टू बाई दैम। इन लोगों के लिए टोकरी बेचकर पैसे कमाना बहुत ही
कठिन होता था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज चिल्ड्रंस डिसेंड ऑन मी लाइक लोकट्स। यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी के दल के समान टूट गए। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य कि एक धनी ग्राहक बनूंगा। उसके बाद आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर फ्यू एनास। मैंने कुछ आनों में एक छोटी टोकरी खरीदी। अनोदर फ्रूट बास्केट फॉर ए लिटिल बिट मोर। दूसरी कुछ अधिक पैसों में फल की टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। 1 रुपये में मैंने एक सुंदर टोकरी खरीदी जो कि कूड़े के लिए काम आती है। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी। 1 रुपये की एक सुंदर सिलाई टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर ए अना एंड 2 ए पीस। एक एक या दो दो आने के कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड। मेरे हाथ अब भर चुके थे। एंड आई हैव स्पेंट नॉट 50 सेंट। और मैंने अभी तक 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर। उन बच्चों ने अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आए। माई आर्म्स वर फिल्ड। उसके बाद यहाँ देखिए, द आई वाज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। मैं पूरी तरह से घिर चुका था और हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। उनमें से सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी हो गई। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट। वह इसके लिए 1.5 रुपये लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसके आँखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हार्ट। वो जिस प्रकार से दया और विनती से मुझसे कह रही थी वो किसी के भी हृदय में दया उत्पन्न कर सकता है। माई आर्म्स वर फुल। मेरी दोनों भुजाएं भर गई थीं। आई हैड नो रूम लेफ्ट अलोन एनी नीड। दूसरी टोकरी की आवश्यकता नहीं थी और ना ही स्थान था। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म। मैंने बास्केट यानी कि टोकरी और पंखों को अपने दाहिनी भुजा में एक तरफ रखा। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। मैं अपनी बाईं जेब जो कोट में थी उसके पास पहुंचा। एंड गॉट ए हैंडल ऑफ चेंज परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। और मैंने उसमें देखा तो उस पे केवल 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इन पोरिंगली बिफोर मी। मैंने उस टोकरी में रख दिया जिसे उस छोटी लड़की ने मेरे सामने प्रार्थना के रूप में किया था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेटुअली एज ए सब्सटीट्यूट। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता किंतु उसे खरीदने के स्थान पर मैं उसे एक उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड दैट वंस वाज ऑफन आई हैड गिवन। मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्ट्रेवियन। 9 वर्ष के बच्चे ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख से मरने के निकट था, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। एंड मनी बैक टू मी। और उसने मुझे मेरा धन वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब केवल मैं एक ही काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट। मैंने उससे वो टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज।
उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और जिस उस घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दी जिसके सदस्यों को आज कम से कम 30 सेंट तो मिल ही गए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो मैंने भारत के लोगों को देखा, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गांव में रहने वालों को भी और ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को भी, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंटी एंड सिटीजनशिप, उनमें गौरवशालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of warmth of soul। ये जो 9 साल की छोटी सी लड़की थी, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ थी, उसने मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। तो ये चैप्टर आपने पहला पढ़ा, ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसमें आपने देखा कि डगलस जी ने कैसे भारत के लोगों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, इनके विचार क्या थे। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को मैंने कराया है। थैंक यू।